नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हम बात करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ताकतवर कैसे बने कि पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, पूरी भारतीय जनता पार्टी बौनी हो गई। मतलब एक व्यक्ति पूरा आरएसएस और पूरी पार्टी से बड़ा बन गया। कोई राज्य के चुनाव हो, कहीं पे भी स्थानीय चुनाव हो, मतलब हर एक की इच्छा होती है कि मोदी जी का संदेश आ जाए, मोदी जी की बात आ जाए, मोदी जी आ जाएं। और चुनाव जीतने की गारंटी बन गए हैं नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी आखिर इतने ताकतवर कैसे बने हुए, आज मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा को देखकर पहले लगता था कि ये पार्टी सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। ऐसा मानने के मेरे कई कारण हैं, जिनमें से मैं कुछ आपके सामने रख रहा हूँ। आपको भी मेरी बात पर यकीन होगा। मैं आपको ले चलता हूँ 89-90 के दशक में, जब भाजपा पहली बार लाइमलाइट में आई और 85 लोकसभा सीटों के साथ लोकसभा में पहुंची। तब जो मैं कह रहा हूँ, तब इस बात की झलक भी देखने को मिली कि पार्टी सबको साथ लेकर चलना चाहती है, सबसे संवाद करना चाहती है। खासकर तब जब कश्मीर के हालात खराब होने लगे थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, वो कश्मीर में बल प्रयोग करने पर विचार करने लगी। लेकिन तब मार्च 1990 में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने सरकार से कश्मीर में पंडितों की रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करके बातचीत के सहारे ही आगे बढ़ने की अपील की। आज भले ही भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडितों पर घड़ियालू आंसू रोए, लेकिन हकीकत यह है कि उस समय लोकसभा में वे सख्ती के एकदम खिलाफ थी। आडवाणी, जसवंत सिंह सरकार को बातचीत के सहारे आगे बढ़ने की सलाह देने में आगे थे। और ये बात आपको मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगी। आप उस समय के अखबार उठा के देखेंगे, उस समय के दस्तावेज खंगालेंगे, तो ये बात समझ में आएगी कि बीजेपी चाहती थी कि कश्मीर में एकदम बल प्रयोग मत करिए, आप संवाद करिए, आप बातचीत करिए। इसके बाद 1998 में जब सत्ता मिली, तो भाजपा ने अपने एजेंडे को दरकिनार करके 24 पार्टियों का गठबंधन बनाया। संख्या नोट कर लीजिएगा। आज मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरे खिलाफ सब एकजुट हो गए हैं, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। लेकिन 1998 में भारतीय जनता पार्टी ने 24 पार्टियों का गठबंधन बनाया था और एनडीए का संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया था। जॉर्ज फर्नांडिस की सदारत में सफलतापूर्वक 6 साल तक सरकार भी चलाई। ये एनडीए का प्रयोग इतना बेहतरीन था कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने यहां तक कह डाला कि अब एनडीए का एजेंडा ही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। लेकिन इस समावेशी माने जाने वाली भाजपा को, अटल आडवाणी की भाजपा को 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया जिसमें एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया कि अब वही नेता है, वही संगठन है, वही आइडियोलॉजी और वही संघ भी है। जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्या कि जिस भाजपा में साधारण कार्यकर्ता अटल जी से लड़ लेता था, मतलब अटल जी, मुझे तो लखनऊ के कई लोग किस्सा बताते हैं कि अटल जी आते थे और बिल्कुल मामूली बाढ़ का कार्यकर्ता चला जाता था, सुनिए प्रधानमंत्री जी हमारा ये काम नहीं हो रहा, आप ये गलत फैसला कर रहे हैं। और अखबार वाले भी लखनऊ से दिल्ली तक तमाम मेरे मित्र ऐसे हैं जो बताते हैं कि वो अपनी एक खबर को ले जाके सीधे प्रधानमंत्री के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ लिया करते थे कि आपने गलत कहा ये और हमारी रिपोर्ट सही है। और वाजपेयी जी भी आंखें बंद करके मुस्कुराते थे, बातचीत कर लिया करते थे। संघ के तमाम लोग अटल आडवाणी को तमाम बातें सुना दिया करते थे। उसी भारतीय जनता में पार्टी में अब नरेंद्र मोदी जी के सामने जवान खोलने की कोई जरूरत नहीं करता। यहां तक कि पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो उन्हें देवताओं का भी देवता कहने से नहीं चूकते हैं। तो इस सवाल के जवाब के लिए हमें 2009 के लोकसभा चुनाव की तरफ नजर डालनी होगी, क्योंकि तब भाजपा के सामने विकट परिस्थिति थी। एक तरफ पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी के बीच मतभेद थे, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह और अरुण जेटली एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। लेकिन इन सबसे बड़ा मुद्दा था चुनाव के आर्थिक संसाधन जुटाने का, क्योंकि 2006 में प्रमोद महाजन की असामयिक मृत्यु के बाद तब भाजपा का अर्थ प्रबंधन एकदम कमजोर दिख रहा था। अपने जीवन काल में भाजपा के लिए आर्थिक संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी महाजन उठाते थे। कौन सा पैसा कहां किसके पास रखा, ये सब महाजन की जबान पर होता था। लेकिन भाजपा के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि महाजन के निधन के बाद जो पैसा जिसके पास था वो सब दबाकर बैठ गए और पार्टी ठन ठन गोपाल हो गई।
लिहाजा 2009 में पार्टी को काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूसरी परिस्थिति ये थी कि 2009 आते आते भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मतलब अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह, ये सब 80 की उम्र या तो पूरी कर चुके थे या उसके करीब पहुंचने को थे। मतलब एक पार्टी बुजुर्ग हो गई थी, ये बड़े शीर्ष नेता बुजुर्ग हो चुके थे। 80 साल की उम्र बहुत होती है। लिहाजा आरएसएस ने इस चुनावी हार को पीढ़ीगत परिवर्तन के लिए उचित मौका माना। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पार्टी पूरी पूरी सेकंड लाइन लीडरशिप पीएम बनने को बेताब हो गई। सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली सबके सब पाइपलाइन में लग गए कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। उधर अन्ना का आंदोलन चल रहा था और अन्ना आंदोलन ने भी देश की जनता को कांग्रेस के खिलाफ खड़ा कर दिया था। लेकिन यक्ष प्रश्न ये था कि भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो अन्ना आंदोलन से बने माहौल को भी अपने पक्ष में कर सके और साथ ही चुनाव लड़ने और लड़ाने के लिए मोटा माल भी जुटा सके। नरेंद्र मोदी इन दोनों स्कीमों में फिट बैठते थे और कहा जाता है कि पैसे जुटाने के लिए भी उन्होंने हामी भर दी। आखिर उनके पास 2002 के दंगे के बाद से हिंदू हृदय सम्राट और तथाकथित गुजरात मॉडल की छवि तो थी और अंबानी, अडानी जैसे कारपोरेट मित्र भी थे। मंडल के बाद के हिंदुस्तान में वे प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपको दौर याद होगा। वाजपेयी जी ने उनकी जाति को ओबीसी में शामिल कर दिया था। तो ये मॉडल भी उनके पास था कि वो बैकवर्ड में आते हैं, जो मंडल और कमंडल का कॉकटेल यानी पिछड़ा वर्ग और हिंदुत्व का सम्मिश्रण बन के प्रस्तुत कर दिया गया। यही कारण था कि संघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक सबके सब नरेंद्र मोदी के सामने झुक गए। उसके बाद चुनावी परिणाम भी उनके अनुरूप आया। 30 साल बाद किसी एक दल को बहुमत मिला क्योंकि कांग्रेस ने चुनाव अभियान में करीब करीब सरेंडर कर दिया था। साथ ही लालू, नीतीश, अखिलेश जैसे क्षेत्रीय छत्रपों ने मोदी की अहमियत को इग्नोर करके एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर कर दिया था। इन सब परिस्थितियों ने नरेंद्र मोदी को अकेले दम पर बहुमत मिला दिया। बिल्कुल इसी दौर में सोशल मीडिया भी अपना असर दिखाने लगा क्योंकि 1-2 साल पहले ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी अस्तित्व में आ चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि फेक न्यूज और धर्मांधता का एक बहुत बड़ा बाजार क्रिएट हो गया था। आईटी सेल प्रोफेशनल तरीके से काम करने लगा था और उसके बाद सरकार अपने काम की बदौलत नहीं बल्कि नैरेटिव की बदौलत आम लोगों का सोचने समझने की क्षमता को कुंद कर चुकी थी। दाता और पाता में विभाजित समाज को आदर्श समाज के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा, जिसके कारण जनता के बीच से नागरिक बोध गायब होने लगा और जनता के एक बड़े हिस्से को आज्ञापालक समाज जो लोकतंत्र आदर्शों के एकदम उल्टा है उसमें तब्दील कर दिया गया। यानी राजा बोले कि थाली पीटो तो लोग थाली बजाने लगते थे और थाली पीट पीट के खुद को गौरवान्वित महसूस करने लगे थे। राजा कहे लाइट जलाओ तो सब बालकोनी में लाइट जलाने लगे थे और राजा जो कहे आंखें बंद करके उसकी बात मांगने लगे थे। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है तो ये मानने लगे थे राष्ट्र के लिए उनका बलिदान है। ये एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर दिया गया था जिसमें क्या भाजपा क्या संघ सबके सब मोदी के सामने नतमस्तक होते चले गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक आज्ञापालक समाज में तब्दील हो गया। ये पूरे विश्व के लिए एक निराश कर देने वाला परिदृश्य है। यही कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध लाइनें जो है वो सही साबित होने नजर आने लगती है कि धर्म अफीम है, जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मतलब नहीं रहा, पेट और पॉकेट पर पड़ी लात, लद्दाख और अरुणाचल में चाइना के घुसने से बड़ा मुद्दा, ज्ञान व्यापी 370 काशी मथुरा राम मंदिर बनने लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की मजबूती के कारण सिर्फ कारपोरेट सत्ता और धर्मांधता नहीं है बल्कि विपक्ष का आपसी झगड़ों में उलझे रहना भी बहुत बड़ा है। आप एक थोड़ा सा दिमाग को रिमाइंड करिए, आपको पुराने दौर में मैं ले चलता हूं जब विपक्ष की मजबूती की बात और कांग्रेस कैसे निपटी, मैं ये आपको याद दिलाता हूं। 1984 के बाद का वक्त याद करिए जब 415 सीटें जीतने वाली कांग्रेस के सामने सब पस्त हो गए थे। जनता पार्टी को सिर्फ 10 और भाजपा को 2 सीटें मिली थी। यहां तक कि जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, बहुगुणा, अटल, आडवाणी, सोमनाथ चटर्जी जैसे दिग्गज बीजेपी विपक्ष के नेता अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए थे। लेकिन उस दौर में विपक्ष में परिपक्वता थी। जन लेफ्ट से लेकर भाजपा तक उस वीपी सिंह के संग खड़े हो गए जो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से काफी जूनियर थे। आप सोचो ना, सोमनाथ चटर्जी और वीपी सिंह में कितना अंतर था। नतीजा यह हुआ कि 1989 में कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। उस लोकसभा चुनाव के पहले अटल बिहारी वाजपेयी का वो मशहूर बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वीपी सिंह नहीं होते तो इस चुनाव के लिए हमें कुम्हार की चौक पर एक वीपी सिंह गढ़ना पड़ता। मतलब कुम्हार की चाक पर एक वीपी सिंह को बनाते हैं हम तो वीपी सिंह के सामने पूरा विपक्ष खड़ा होता।
आज के दौर में भी नरेंद्र मोदी जी का मुकाबला करने का सपना देख रहे विपक्ष को ये बात समझनी होगी कि जब 415 सीटों वाले प्रधानमंत्री को हराया जा सकता है तो 303 सीटों के साथ सिर्फ साधारण बहुमत वाले प्रधानमंत्री को क्यों नहीं हराया जा सकता। जरूरत है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के सामने अपने छोटे छोटे मतभेद बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की असली ताकत हिंदुत्व या कारपोरेट सपोर्ट नहीं बल्कि विपक्ष का बिखराव है। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि आम जनता, आम भारतीय समाज, आम आदमी, उसके मन में ये सवाल है कि मोदी नहीं तो कौन। हम रिपोर्टिंग करने अभी भी जाते हैं, गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, तो जनता सवाल पूछती है, अच्छा आप बताइए अगर मोदी नहीं तो कौन। राहुल गांधी की छवि को बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत पप्पू बना दिया गया। मतलब उनके लिए पप्पू इतना बार बोला गया है कि लोग कहते हैं मोदी के मुकाबले पप्पू, क्या बात करते हैं आप। विपक्ष के कई बड़े नेता हैं लेकिन उनकी छवि खराब कर दी गई है और ईडी सीबीआई फिर एक्टिव हो गई है। तो इस समय अगर आपको नरेंद्र मोदी जैसे ब्रांड का मुकाबला करना है तो एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि बात सही है, आप कितनी उनकी आलोचना कर लीजिए लेकिन ये भी सही है कि उनके स्तर का कोई विपक्ष का नेता बन नहीं पा रहा। तो राजनीति में ये सारे किस्से मैंने आपको इसलिए बताया कि कभी कभी बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए लोग भी धराशायी होते हैं और जमीन पे खड़े हुए लोग कब राजा बन जाते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। राजनीति की इन बातों को समझना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। यही चैनल है जो सच दिखाएगा और खरा खरा बोलेगा। थैंक यू।